नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात की सियासी हलचल के बारे में कि आखिर क्यों बदला गया गुजरात का सीएम को। दूसरा, क्या मजबूरी आई कि चुनाव से ठीक पहले पाटीदारों की याद आई। तीसरा, जब बनिया के नाम पर वोट मांगते ही हो तो फिर कुर्मी पटेल पाटीदार समुदाय पर खासा प्रभाव रखने वाले भूपेंद्र पटेल ही क्यों। चौथा, कहां गई मोदी जी तेरी गुजरात मॉडल। पांचवा, जिस इंसान को 4.5 साल से ज्यादा समय तक सीएम बनाया उनके नाम पर आपको चुनाव लड़ने से किस बात की डर है ना। बहुत सारी मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों पर मित्रों, हमारे इन सभी मुद्दों पर आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। दोस्तों, गुजरात में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि गुजरात कुर्मी पाटीदारों का एक ऐसा राज्य है जहां पर हेड भी पटेलों का होता है और टेल भी पटेलों का ही होता है। चुनाव से पहले इसका असर दिखने भी लगा है और पटेलों का डर भी दिखने लगा है। गुजरात में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने विजय रूपानी से इस्तीफा लिया और पार्टी में पाटीदार नया चेहरा लेकर सीएम कैंडिडेट बना दिया गया ताकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सके। कमाल है ना यार, कमाल है ना। 4 साल तक कोई अदर कास्ट पर जैसे ही चुनाव आई आपको पाटीदारों की याद आई, पाटीदारों की नाराजगी की याद आई और पाटीदारों का डर भी दिखा। साथ में पावर तो जरूर दिखता ही है। इतने साल तक आप वहां के मुख्यमंत्री रहे तो आपको पावर तो जरूर दिखता है। चलिए, कमाल है ना यार। इन सभी मुद्दों पर सोचना या विमर्श करना जरूरी भी है। चलो कम से कम मान लेते हैं कि पटेलों का डर तो है जो होनी भी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष भी आपका पटेल, प्रभारी भी आपका पटेल और यहां तक कि नया सीएम का चेहरा भी पटेल। तो डर तो है इस बनिया को। पर भाई, एक सवाल तो आनी चाहिए आपके माइंड में कि 15 साल तक वन साइडेड 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले और 25 साल तक गुजरात में सत्ता में रहने वाले बीजेपी को अचानक डर किस बात की आई। मित्रों, यह डर है पटेल आंदोलनों, यह डर है परवीन तोगड़ी संकल्प, यह डर है सरदार पटेल की अपमान, यह डर है आंधी पटेल की अपमान जमीन पर और ये डर है मोटेरा स्टेडियम के नाम पर हुए विरोधाभास और ये डर है युवा नेता हार्दिक पटेल सूरत में। इसलिए चुनाव से ठीक पहले सीएम का कैंडिडेट के चेहरे को बदल दिया गया और भाई बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले मोदी और अमित शाह के नाम पर गुजरात पर वोट मांगने वाले लोगों की बढ़िया से एल लग गई। मोदी जी और अमित शाह के नाम पर वोट मांगने वालों को उनकी औकात जरूर समझ में आए, इसलिए तो अचानक से चौंकाने वाला फैसला लिया जाता है और पाटीदार समुदाय के एक प्रभावशाली नेता भूपेंद्र पटेल को सीएम का कैंडिडेट चुन लिया जाता है। आज ये रूपानी की बोली भी थोड़ी सी बदली सी लग रही है। मैंने आज उनका वीडियो देखा, आज ये रूपानी की बोली भी थोड़ी सी बदली लग रही है और ये बोली सुनने के बाद ना मेरी हंसी भी रुक नहीं रही थी। ये रूपानी आज कह रहा है कि भूपेंद्र पटेल सक्षम है और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। भूपेंद्र पटेल सक्षम है और भूपेंद्र पटेल के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बताइए, हाय रे भाई, हाय रूपानी, तो कहां गई तेरी गुजरात मॉडल और कहां गए ये बनिया, कहां गए ये मोदी और अमित शाह के नाम पर वोट मांगने वाले। तेरी तो बोली ही बदल गई यार। आज तेरे को पटेल काबिल और सक्षम लग रहे हैं। 4.5 साल तक जब सत्ता की मलाई खाई सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम रख दिया, तब तो तेरी बड़ी मौज चल रही थी।
तब तो तूने हमारा चुतियप्पा काट लिया था। चलो कोई नहीं, हम सहनशील आदमी हैं, थोड़ा सा सहन कर कर चल भी जाएंगे, इग्नोर भी कर लेंगे, क्योंकि 60 साल तक कांग्रेस ने छीला है और बीजेपी थोड़ा बहुत अभी भी छील रही है। 60 साल तक नहीं, अभी भी कांग्रेस छील रही है और बीजेपी छील रही है। बीजेपी थोड़ा कम छील रही है। कांग्रेस ने 60 सालों तक इतना छीला कि सरदार पटेल के समाधि के लिए दिल्ली में 1 इंच जमीन तक नहीं थी। वही अभी 6 साल से सत्ता में बीजेपी वाले भी हैं, उन्होंने भी नहीं दी, 1 इंच उन्होंने भी नहीं दी। पर विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति जरूर बना, मानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सरदार पटेल का मूर्ति जरूर बना दिया। लेकिन उसके उलट, उसके विपरीत विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो सरदार पटेल के नाम पर था, उसके नाम को बदलकर खुद का नाम डाल दिया। हालांकि महोदयों का क्लियरिफिकेशन है कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो सरदार पटेल के नाम पर है। उस कॉम्प्लेक्स के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेडियम आते हैं, हॉकी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, बैडमिंटन वगैरह बहुत सारे स्टेडियम आते हैं, और उस पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल के नाम पर है ना। इनका मतलब साफ था कि हमने सरदार पटेल को बहुत सम्मान दिया। वाकई भारतीय जनता पार्टी पिछड़े की सरकार है, इसलिए थोड़ा बहुत सम्मान तो मिला है, पर इस बात से इनकारा नहीं किया जा सकता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने पाटीदार कुर्मी समुदाय को छीला है ना। दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने कुर्मी समुदाय को छीला है। इसी कड़ी पर आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल के बारे में, कि आखिर क्यों इन्हें बनाया गया गुजरात का नया सीएम, जबकि सीएम की रेस में ये तो थे ही नहीं, नितिन भाई पटेल, मनसुख मांडविया, प्रफुल्ल पटेल, गोवर्धन और भी बहुत सारे दिग्गज पाटीदार नेता थे, है ना, और भी दिग्गज बहुत सारे पाटीदार नेता थे, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया गया। इन्हीं को क्यों, है ना। 59 वर्षीय पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाने की बहुत सारी कारणें हैं। पहला कारण है आंधी पटेल के बेहद करीबी हैं और घाटलोडिया से विधायक हैं, जो आंधी पटेल का ही विधानसभा क्षेत्र है, और आंधी पटेल की जो नाराजगी है ना, वो किसी प्रकार से कम की जाए, इसी वजह से भूपेंद्र पटेल को सीएम का कैंडिडेट बनाया गया। क्योंकि भूपेंद्र पटेल का रिलेशन आंधीबेन पटेल के साथ बहुत अच्छा है, इसलिए इन्हें सीएम का कैंडिडेट बनाया गया। दूसरा रीजन है इनका पटेल पाटीदार होना। हालांकि ये तो पहले से ही तय थी कि गुजरात का नया सीएम कुर्मी पाटीदार समुदाय से ही होगा, क्योंकि हार्दिक पटेल और परवीन तोगड़िया से इन लोगों की बढ़िया से फटी पड़ी है ना। तीसरा है मां उमिया जैसी संस्थाओं से जुड़ा रहना। गुजराती भाइयों को इनके बारे में मालूम है, पर अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि उमिया धाम एक कुर्मी सौजातीय ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से गुजरात में ना उमिया मां पार्वती का एक सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया, सबसे ऊंचा और सबसे भयभनाक और सबसे ज्यादा खर्चा होने वाली मंदिर को बनाया गया है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना भाई, कि सौजातीय पैसों से बनाया गया, समाज के पैसों से, कुर्मी समुदाय के पैसों से बनाया गया। 1 रुपया ना दान है ना भिक्षा है। बाकी आप समझदार हैं, बड़े बड़े हज हाउस के लिए पैसों की कमी नहीं होती है, पर राम मंदिर के लिए भिक्षा और दान की आवश्यकता होती है ना भाई। मजाक था, आप लोगों का काट नहीं रहा हूं। चौथा रीजन है आरएसएस में अच्छी पकड़ है। यूं तो हम सबको पता है कि बीजेपी में मिनिस्टर, सीएम, पीएम बनने के लिए आपको आरएसएस जैसे संगठनात्मक
दायित्व में या दल में रहना अनिवार्य है ना। इन सभी रीजन है, बहुत सारे रीजन है, और इन सब में सबसे बड़ा रीजन ये है ना, इन सब में सबसे बड़ा रीजन ये था कि पाटीदार समुदाय लगातार बीजेपी से नाराज चल रही थी। पाटीदार समुदाय लगातार बीजेपी से नाराज चल रही थी क्योंकि पाटीदार समुदाय का जो आरक्षण का मांग था ना, वो बीजेपी नहीं मान रही थी। इसलिए पाटीदार समुदाय के भूपेंद्र पटेल को ही सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, ताकि हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता को कंट्रोल या काउंटर किया जा सके, और जो पाटीदार की नाराजगी है उनको भी थोड़ा सा कम किया जा सके, है ना, और जो पाटीदारों की नाराजगी है उनको थोड़ा सा कम भी किया जा सके। इसलिए पाटीदार समुदाय से ही एक सीएम का कैंडिडेट को घोषित किया गया है, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि सबको पता है कि इस बार ना मोदी की हवा चलेगी और ना ये बनिया अमित शाह की, दोनों बनिया ही है यार। सबको पता थी कि इस बार मोदी की हवाई उनके नेतृत्व में तो गुजरात में होने ही वाली थी, क्योंकि 2015 का पाटीदार आंदोलन का असर उन्हें दिखा भी था। 2015 का पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी का वोट परसेंट ना अचानक बहुत गिर गया था, और 2017 के विधानसभा चुनाव में ना बीजेपी को पाटीदार समुदाय का नाराजगी का असर भी दिखा था, और वे 16 सीट हार चुके थे। पाटीदार समुदाय के नाराजगी की वजह से 16 सीट बीजेपी हार चुके थे, और कांग्रेस का वोट परसेंट और सीट अचानक सा बढ़ रहा था, और कांग्रेस गुजरात में मजबूत होती चली आ रही थी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने भूपेंद्र पटेल को सीएम घोषित कर दिया, क्योंकि विजय रूपानी के नाम पर चुनाव लड़ना मुश्किल था, और रूपानी के नाम पर चुनाव लड़ते तो कंफर्म हार तय थी। रूपानी अमित शाह के चहीते थे, इसलिए 4.5 साल तक इनको ढोया गया, और जब हार का डर सताया ना, तो बाप और पटेलों की एंट्री आई। 2001 में केशुभाई पटेल को हटाया, जिन्होंने पूरे गुजरात में भगवा लहराई। आज गुजरात में घर घर भगवा या त्रिशूल सेना दिख रही है ना, वो केवल और केवल, और जो गोधरा कांड दिखी थी ना, वो केवल और केवल केशुभाई पटेल और हमारे विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेता संस्थापक परवीन तोगड़िया के ही वजह से था, है ना। इन सभी वजह से आज गुजरात में आपको भगवा देखने को मिल रही है ना। और दूसरी बात जो थी ना, आंधी पटेल को भी खुश रखना था, क्योंकि आंधी पटेल भी जब इस्तीफा दिए थे ना, तो वो भी नाराज थी। जब उनसे इस्तीफा लिया गया था तो वो भी नाराज थे, इसलिए आंधीबेन पटेल के ही करीबी भूपेंद्र पटेल को सीएम घोषित किया गया, ताकि उनका जो खेमा है, आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में 2 खेमे चलते हैं, एक आंधीबेन पटेल की और दूसरा अमित शाह का। तो इसी बैलेंसिंग को परफेक्ट बैलेंस बनाया जाए, आंधीबेन पटेल का खेमा विरोध न करे सीएम कैंडिडेट का, इसीलिए मोदी जी ने पाटीदार समुदाय से ही एक नया चेहरा लिया, जो आंधीबेन पटेल का बहुत क्लोज है। भूपेंद्र पटेल को सीएम घोषित किया गया, और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का प्रयत्न जारी है ना। सबको पता था कि विजय रूपानी या कोई अदर कैंडिडेट के नाम पर चुनाव लड़ने का तैयारी किया जाता ना, तो आंधीबेन पटेल का खेमा उन्हें सपोर्ट नहीं करता, और इसका असर उन्हें चुनाव में हार कर देखना पड़ सकता था। गृहराज है, इसलिए मोदी जी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने भूपेंद्र पटेल, जो पहली बार विधायक बने हैं और आंधीबेन पटेल का बहुत क्लोज हैं, बहुत करीबी हैं, उनके ही आइडियोलॉजी पे चलते हैं, इसलिए उन्हें ही सीएम घोषित कर दिया गया, ताकि जो बैलेंस है उसको बनाया रखा जा सके। क्योंकि सबको पता था कि रूपानी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता तो इस बार बीजेपी की हवाई निकलती, है ना। इसलिए मित्रों, पटेल जो पावर दिखी है वो बराबर दिखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात में
हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात में नया सीएम जो बने वो पटेल पाटीदार समुदाय से ही बने, चाहे वो कोई भी दल से हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, आपका भी डर दिख रहा है। आम आदमी पार्टी जो है उनका भी डर दिख रहा है। यही वजह से आज सीएम का जो कैंडिडेट है और जो डर है पाटीदार समुदाय का, उसी के वजह से भारतीय जनता पार्टी सीएम के रूप में भूपेंद्र पटेल को लाई है। धन्यवाद मित्रों। हम सभी उम्मीद करेंगे कि आने वाले चुनाव में सीएम जो बने गुजरात का वो कुर्मी पाटीदार समुदाय से ही बने। तो मित्रों, आज हम लोग बात कर लिए हैं कि आखिर बीजेपी ने क्यों भूपेंद्र पटेल को सीएम घोषित किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भूपेंद्र पटेल की जीवनी के बारे में, उनका सियासी सफर के बारे में, कि उनका बायोग्राफी क्या है। 1 या 2 दिन के बाद मैं उनका वीडियो पब्लिश कर दूंगा। तो हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, तो हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो 1 लाइक तो बनता है, और साथ ही कुछ कमेंट या सजेस्ट करना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो कुर्मी पाटीदारों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारी बातें और आपकी बातें आपस में फैल पाए और हमारा जो शक्ति है वो दिख। कुर्मी का पावर का ही आज असर है कि सीएम कैंडिडेट शिवाजी राजे का पाटीदार है ना।